नमस्कार, मैं हूं दिनेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक। मित्रों, 70,000 कपड़ा व्यापारियों की संस्था फोस्ता की आजीवन सदस्य रंगनाथ शारदा जी हमारे बीच हैं। रंगनाथ शारदा जी एक सफल कारोबारी हैं एवं साथ ही रंगनाथ शारदा जी को फोस्ता का संकट मोचक कहा जाता है। संकट मोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कभी फोस्ता के ऊपर उंगलियां उठती हैं, रंगनाथ शारदा सामने आकर जवाब देते हैं और उनके जवाब के आगे लोग चुप हो जाते हैं। स्वागत है रंगनाथ शारदा जी। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना काल के बाद कपड़ा बाजार की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना काल के बाद कपड़ा बाजार की अगर वर्तमान बात करने जावे तो बहुत ही सुखद स्थिति में आज कपड़ा बाजार, सूरत बाजार आ गया। कोरोना काल के टाइम जैसे मार्च अप्रैल लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उस वक्त व्यापारी घर पे बैठे थे। अनेक समस्याएं थी कि मार्केट कब खुलेगा, ईएमआई भरनी है, व्यापार करना है तो कैसे करेंगी, जितने भी लेबर है वो गांव जा चुकी है, तो अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं थी। फोस्टा ने उस टाइम ये काम किया कि फोस्टा की टीम ने एसएमसी कमिश्नर श्री के साथ में, एसएमसी के साथ में मीटिंग की, मजिस्ट्रेट के साथ में हमारी मीटिंग होती थी, कलेक्टर श्री के साथ हमारी मीटिंग होती थी और हमने सर्वप्रथम एक डिसीजन लिया कि हमें कैसे ही करके मार्केट एक बार खुलवाना है, चाहे वो 2 घंटे के लिए खुले, चाहे बैंकिंग काम के लिए खुले। उसमें हम लगभग सफल भी हुए। कई लोगों ने उंगलियां भी उठाई, इतना जल्दी मार्केट नहीं खोलना चाहिए क्योंकि लोग हमारे से जो पैसा मांगने वाले वो आ जाएंगे। ऐसा कई समस्याएं वो अपनी बता रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि हमें मार्केट इसलिए नहीं खोलना है कि बीमारी फिर बढ़ेगी, फिर मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यह तय किया एसएमसी कमिश्नर श्री के साथ में, कलेक्टर श्री के साथ में मीटिंग करके कि अगर मार्केट नहीं खुलेगा तो ये तो समस्या आगे चलती रहेगी। तो अनलॉक 1 आया जून में और जून में हमारा मार्केट खुला 1 बाय 1। पहले हमारा लिम्बाई जोन खुला जिसमें सालासर मार्ग वगैरह ये सारे मार्केट, एसटीएम वगैरह ये खुले। उसके बाद में साउथ जोन खुला जिसमें मोटी बेगमवाड़ी के सारे मार्केट है लगभग खुले। उस सारोली मार्केट तो पहले से ही खुल गया था हमारा। तो कुल मिला के हमारे 3 जोन है, तीनों हमारे मार्केट लगभग जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में कम्प्लीटली खुल गए। लेकिन 2 महीने हमारा जो कारोबार था जून और जुलाई, अनलॉक 1 अनलॉक 2 में, उस टाइम कारोबार नहीं हुआ था, मतलब 15% मात्र कारोबार था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि उस टाइम में बल्क में सीजन थी हमारे। जैसे उस टाइम सबसे बड़ी सीजन मार्च की टाइम थी, वो शादी ब्याह की सीजन थी, वो माल हमारे पास पड़ा था या डिस्पैचिंग हुआ वो ट्रांसपोर्ट में पड़ा था या व्यापारी के गोडाउन में पड़ा था, वहाँ भी बंद था क्योंकि लॉकडाउन था पूरे देश में। वो समस्या थी। उसके बाद में जस्ट में स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन थी, वो हमारी कंप्लीटली फेल चलेगी। उसके साथ साथ में रमजान सीजन थी, ओणम सीजन आई और हमारी राखी की सीजन आई और तीजा की सीजन आई। उस टाइम सारी सीजनें फेल हो गई। तो हमें एक भय बैठ गया कि इस बार जो हमारी मेन सीजन होती है, जो दीपावली की सीजन है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये हम कारोबार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जून जुलाई के अंदर हमारे पास यहाँ लेबर इतनी नहीं थी, करीबन 25% लेबर थी, चाहे वो कोई भी है, वीविंग है या प्रोसेसिंग है या जॉब वर्कर्स है या ट्रेडर है, सबके पास एज इट इज पोजीशन थी। जैसे जैसे जुलाई निकला, अगस्त आया, तो धीरे धीरे लेबर आने लगी, लोगों को विश्वास हुआ। कई व्यापारियों ने, बड़े व्यापारी है, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने उनको स्पेशल अपनी गाड़ियों से बुलवाया कि जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे, और मार्केट खुलते गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते ये पोजीशन हो गई कि बाहर मंडियों में भी इसका कोरोना काल का जो संकट था वो, उसका भय थोड़ा कम हुआ, बाहर ग्राहकी भी अच्छी खुली। उसकी वजह से सूरत कपड़ा बाजार में कपड़े की डिमांड भी अच्छी आई। मध्यम वर्ग की जो क्वालिटी हमारे यहाँ पे बनती है, जैसे रेनियल है, टर्की है, वेटलेस है, शिफॉन है, 60 ग्राम प्लेन है, विचित्रा है, रंगोली है, इस टाइप के जो भी आइटम है उसमें अच्छी खासी डिमांड निकली। मध्यम जो रेंज की आइटम है उनमें अच्छी डिमांड निकली। और आज सूरत की पोजीशन ये हो गई वर्तमान में कि मध्यम वर्ग के जो भी रेंज की आइटम है उनमें न तो आज वीविंग के पास स्टॉक है, न ही सूरत के कपड़ा कारोबारियों के पास स्टॉक है। जो भी स्टॉक है वो प्रोसेस हाउस में है, लेकिन कैपेसिटी आज भी 60 से 70% की है, तो कपड़ा उतना निकल नहीं पा रहा। बाहर मंडी में अच्छी डिमांड है। फायदा ये हुआ सूरत कपड़ा बाजार को कि लोगों के पास जो डेड स्टॉक पड़ा रहता था वो भी ट्रेडर का डेड स्टॉक निकल गया। कुल मिला के ये टाइम ग्राहकी निकलना सूरत के व्यापारियों को एक जीवन दान मिला। रंगनाथ जी, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 15 दिनों से लगातार तेजी है, अच्छी खासी तेजी है कपड़ा बाजार में, दिवाली के बाद भी ये बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी। देखिए, उसकी वजह है
कि सूरत के कपड़ा कारोबारियों के पास दीपावली के बाद भी स्टॉक रहता था, जो आज स्टॉक नहीं है। जो 1 साल 1.5 साल पुराना स्टॉक था वो भी क्लियर हो गया। वीविंग वालों के पास प्राइस स्टॉक रहता था, उनके पास भी स्टॉक नहीं है। यान में भी हल्की तेजी है। और आने वाली दीपावली के बाद में जो सीज़न है, साउथ की सीज़न है, जो आंध्रा है, सराउंडिंग उनका कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, पोंगल सीजन है, उसका अच्छा कारोबार होगा। और वहाँ पे मध्यम रेंज ही चलती है, मध्यम रेंज के आइटम ही चलते हैं, तो वो वजह से अच्छी डिमांड बनी हुई है। और लोग हाथों हाथ माल इसलिए ले रहे हैं कि आने वाली सीज़न तो कम से कम 100% करें। और साथ में ही नवंबर में हमारे शादी ब्याह की सीज़न भी चालू होने वाली है, तो लहंगे वाले हैं, चाहे वो मीडियम रेंज वाले हैं, चाहे हेवी रेंज वाले हैं, उनके पास भी पूछ परख बढ़ी है। वजह कि सरकार ने अभी शादी ब्याह में 200 आदमी की परमिशन भी दी है। अगर कोई भी आज मैरिज हॉल करता है, उसकी कैपेसिटी के आधा अगर वो गैदरिंग होती है तो उसकी छूट दी गई है। इस छूट के चलते मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो अभी जो वर्तमान में समय अच्छा निकला है उससे भी अच्छा जाएगा। क्या जो अगली दिवाली थी उसके सामने ये दिवाली कितना करोड़ का टर्नओवर? देखिए, पिछली दिवाली की मैं बात करने जाऊँ, मैं डोमेस्टिक कारोबार की बात करूँ, दिवाली का जो पीक पीरियड रहता है 45 डेज, 45 डेज के अंदर हमने पिछली बार 6,000 से 6,500 करोड़ का कारोबार किया। इस दीपावली पे हमें बिफोर तो ऐसा लग रहा था कि हम मात्र 30 या 35% कारोबार कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आई, आज हमने करीबन 55 से 60% पिछली दीपावली के मुकाबले कारोबार किया। मतलब 3600-3700 करोड़ का कारोबार हमने किया। ये बहुत अच्छी खबर है। जबकि हर स्टेज पे लेबर 50 से 60% होते हुए भी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कारोबार हुआ है, जो मार्केट के व्यापारियों के पास जो डेड स्टॉक पड़ा रहता था या माल का भराव रहता था, वो खाली हो गया। तो कुल मिला के इस बार जो कारोबार हुआ है पिछले साल के मुकाबले 60% कारोबार हमने लगभग कवर कर लिया है। क्या लगता है लॉकडाउन के ज़्यादा अंतराल के बाद में कपड़ा मार्केट वापस एक बार रौनक में आया? क्या लगता है कपड़ा मार्केट में ये जो व्यापार कुछ कम हुआ, ये ऑनलाइन की तरफ जा रहा है? देखिए, व्यापार ऑनलाइन की तरफ अगर बोले लॉकडाउन में लोग बैठे थे, लोगों के पास में माइंड में एक ही था कि भाई व्यापार किस प्रकार होगा। लोगों ने ये माइंड लगाया, ऑनलाइन डिजिटलाइज के ऊपर ज़्यादा लोगों ने योगदान दिया। तो क्या कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने भी डिजिटल के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। लॉकडाउन में व्यापारियों का दिमाग एकदम शून्य हो गया था। अनलॉक 1-2 में ऐसा सोच रहे थे कि बाहर गांव से व्यापारी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। कई वजह है। बाहर गांव का व्यापारी अगर सूरत आना चाहता है तो उसका परिवार वाले उसको नहीं आने देना चाहते थे। वो ये डरते थे कि अदर सिटी में जाएगा, वहाँ की क्या पोजीशन है। बीच में तो यहाँ पे एक नियम था कि अगर कोई भी बाहर से व्यापारी आता है उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो वो भय था। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे रेलवे है, चाहे फ्लाइट्स है, चाहे बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आज भी नाम मात्र की है, लिमिट में है। तो उस वजह से भी व्यापारी अवॉइड करता था। छोटा व्यापारी भी आना नहीं चाहता था। जो भी आज सूरत में कपड़ा बाजार में जो भी व्यापारी आए, जैसे पिछले साल जैसे 100% व्यापारी मानते हैं, तो इस बार 25 से 30% वो भी बड़े व्यापारी आए हैं सूरत में खरीदी करने। तो अब ये जो व्यापार हमारा बढ़ा वो ऑनलाइन पे बढ़ा। हमें ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन मिलने लगे। जैसे हम व्हाट्सएप के जरिए है, टेलीग्राम के जरिए है, फेसबुक के जरिए है, या वो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना के हम हमारे डिजाइन हमारे व्यापारियों को भेजते थे। व्यापारी जो आ नहीं पा रहा है, उसको कपड़े की जरूरत है, वहाँ पे डिमांड निकली है, तो वो व्यापारी हम सबको टच करता था। आज वो पहले क्या करता था, व्यापारी जब भी सूरत में आता था तो बड़े व्यापारी क्या करते थे, उसकी ट्रेन है या उसकी फ्लाइट है, वहाँ पे अपनी गाड़ी भेज देते थे। उसको होटल में रुका, जैसे होटल से वो फ्रेश हुआ तो अपनी गाड़ी भेज देते थे। तो वो व्यापारी बड़े व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर लेता। तो कई बार छोटे व्यापारी उसका वेट करते, और व्यापारी फ़ोन करते शाम को अपने एजेंट को या उस व्यापारी को कि आप कब आएंगे, तो बोले इस बार तो मेरा कोटा हो गया, नेक्स्ट आऊँगा तब आऊँगा। लेकिन ये फ़ायदा इस बार हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा 85% जो छोटे व्यापारी है उनको मिला। क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर उनको क्यों मिला कि वो व्हाट्सएप से डिजाइन भेजते, आज ये क्वालिटी में ये डिजाइन आई है, तो बाहर का बेटा व्यापारी बोलता है यार अच्छी डिजाइन है, चलो क्या रेट है, रेट अगर सही है तो वो माल मंगाने लगे। इस वजह से हमारा जो व्यापार इस बार हुआ है, छोटे कारोबारियों ने भी बराबर का कारोबार किया है, जबकि हर बार बड़े व्यापारी अच्छा कारोबार करते हैं। इस बार छोटे व्यापारियों को इसका मौका मिला है ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए। क्या लगता है कि जो गारमेंट हब की जो मांग हर बार सूरत के व्यापारी उठाते हैं, क्या गारमेंट हब बनने से सूरत को कितना फायदा? देखिए, गारमेंट हब की अगर बात करने जाए तो मैं कहता हूँ ये हम फोस्टा ने ये मांग कब से उठा रखी है। एक बार स्वर्गीय अरुण जेटली साहब आए थे, वहाँ पे भी हमने हमारी डिमांड रखी थी, और वित्त मंत्रालय के पास हमारी डिमांड हम बार बार करते आ रहे हैं कि गारमेंट हब अगर सूरत को देते हैं तो सूरत के व्यापारियों को फ़ायदा होगा। उसकी वजह
अगर गारमेंट अब सूरत में आता है, जैसे आज तीरपुर मंडी है और गारमेंट का बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। आज जैसे हमारा माल है मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, नोएडा जाता है, फैब्रिक तो सूरत का ही जाता है। आज बांग्लादेश जैसी मंडी गारमेंट हब में इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया, जबकि फैब्रिक आज भी बांग्लादेश में सूरत से जाता है। तो सूरत का फैब्रिक है और बाहर चाहे वो बांग्लादेश जाए या इंडिया की डोमेस्टिक कोई भी मंडी में जाए, तो वहाँ से यहाँ कपड़ा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन पैसा भी ज़्यादा लगता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर वो गारमेंट अब सूरत को बनता है तो सूरत में वैरायटी बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज एक्स्ट्रा होता है वो भी कम होगा, और सूरत में अनेक वैरायटियाँ बनती है, चाहे फैब्रिक में, चाहे ड्रेस में लो, चाहे आप ड्रेस में लो या साड़ी में लो, या आज लहंगा है या कोई भी गाउन वगैरह आइटम है, तो उनकी भी काफ़ी वेस्टेज निकलती है। वो वेस्टेज अलग अलग मंडी में चली जाती है, वरना वो अगर वेस्टेज यहाँ पे है और गारमेंट हब भी यहाँ पे है, तो आज मैं बोलता हूँ किड्स वियर है वो इतने सस्ते हो जाएंगे कि इंडिया डोमेस्टिक ही नहीं, हम एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ जाएंगे। गारमेंट हब होने से जो जीएसटी के बाद हमारा 40% जो कारोबार कम हुआ है, तो वो कारोबार वापस हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज आने वाला वक्त है वो गारमेंट का है। हर लेडी है या हर भी कोई भी जेंट्स है, वो डायरेक्ट सीधा शोरूम में जाता है, अपने माप का कोई भी ड्रेस है या सूट है लिया और अपना काम कर लेता है। तो वो अब वो टाइम नहीं रहा कि जाना है टेलर के वहाँ पे रखना है, तो वो काफ़ी चेंज आ गया है समय। तो गारमेंट हब अगर सूरत को होता है तो मैं कहता हूँ निश्चित ही जो हमारी तकलीफें जीएसटी के बाद हुई है वो बिल्कुल वापस हम मेकअप कर लेंगे। रघुनाथ जी, अगर हम फोस्टा के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, सूरत कपड़ा बाजार से 8-10 व्यापारी ही कपड़ा बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो चैम्बर, ये क्या वजह है? व्यापारी उदासीन है या चैम्बर उनको अपने साथ नहीं ले रही, क्या वजह है? देखिए, सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई बड़ी कड़वी भी होती है। चैम्बर में आज तक जो भी आगेवान आए हैं, कभी भी उन्होंने सूरत कपड़ा बाजार व्यापारियों का कभी साथ नहीं दिया। मैं ये डंके की चोट कहता हूँ। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, जैसे ही जीएसटी आया, तो जीएसटी आने से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमारे साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें मालूम है कि हमें क्या तकलीफें हैं। उन्होंने हमारे से बिना मीटिंग किए दिल्ली गए, खाली फोटो सेशन कराया सरकार के सामने अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए। वो जीएसटी बोले हमने आपकी जीएसटी 12 लग रही थी, हमने 5 करवा दी। तो जब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे सदस्य आए और हमारी जब मीटिंग हुई, तो ये सबसे पहला प्रश्न मैंने किया, आप होते कौन हैं हमारे डिसीजन लेने वाले? आप हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का फर्ज अदा करने से पहले ये तो पूछिए छोटे भाइयों को तकलीफ क्या है, ग्राउंड लेवल पे छोटे व्यापारियों को तकलीफ क्या है। हमारी अगर आप तकलीफ सुन के अगर जाते आप दिल्ली में, तो कम से कम हमारे से आप वापस वार्तालाप करते, उसके बाद आप कोई डिसीजन पहुँचते। जबकि हम यहाँ पे आंदोलित होकर यहाँ पे बैठे हैं और आप हमारा डिसीजन लेने वाले कौन हैं? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज तक मुझे लगता नहीं है कि कभी किसी ने हमारे ट्रेडर्स का कोई फ़ायदा किया। हाँ, एक खुशी की बात है, इस बार जो भी प्रेसिडेंट आए हैं वो हमारे से कपड़े से आए हैं। उपाध्यक्ष जो भी आशीष गुजराती है वो कपड़े से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और प्रेसिडेंट भी है वो भी हमारे फेवर में है। तो अब लगता है कि शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो हमारी सुनेगा कपड़े व्यापारियों की। कपड़ा बाजार सिर्फ 8-10 व्यापारियों के ही डेलीगेट करने का वजह क्या है? देखिए, जीएसटी सब मिला के इर्द गिर्द 8-10 व्यापारी ही हैं जो कि कपड़ा बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। वही जाते हैं उनकी बैठकों में, वही हिस्सा लेते हैं, वही आके बताते हैं कि क्या हुआ जो है। तो इसकी वजह क्या? बाकी व्यापारी नहीं जाते, क्या ये उदासीन है या चैम्बर उनको नहीं लेना चाहती? देखिए, इसमें 2-3 वजह है कि जो 8-10 व्यापारी चैम्बर में जाते हैं वो चैम्बर के सदस्य हैं, और वो अपना प्रभुत्व भी रखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। जैसे मैं आपको चैम्बर की बात बताता हूँ, जब भी मैं चैम्बर में मीटिंग में जाता हूँ तो चैम्बर वाले को ये एक संशय हो जाता है कि ये क्या प्रश्न करेगा, लेकिन मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ट्रेडर है तो हमारे ट्रेडर की जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता तो फिर वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, जो चैम्बर के सदस्य है वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, वो जाते हैं। कुछ व्यापारी भी हल्के उदासीन हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, उनका सदस्य बन के चैम्बर में अपनी बात रखें। तो ये दोनों चीज़ है, व्यापारी भी थोड़े उदासीन हैं और जो प्रभुत्व रखते हैं वो अपना डंका बजाना चाहते हैं कि चैम्बर की हाँ मिला देते थे। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो फोस्टा की नई बॉडी है उसमें से बिल्कुल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम बिंदास बात करते हैं। रघुनाथ जी, एक्चुअल में क्या वजह है, क्या भूमिका रही है जीएसटी आंदोलन के समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिसकी वजह से व्यापारी आज तक नाराज हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका मैंने शुरुआत में बोला आपको कि जो जीएसटी 5% लगा,
जबकि हम कपड़ा व्यापारी ये बोल रहे थे कि कपड़ा बाजार में कपड़ा व्यापारियों के लिए नया टैक्स है, तो आप सरकार से ये मांग रखिए कि आप हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कीजिए, ई वे बिल कंपलसरी कीजिए, लेकिन आप टैक्सेशन में लाने से पहले हमें 1 साल का मौका दीजिए, उससे हम प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि आज भी सूरत कपड़ा बाजार में 60% कारोबारी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। 85 से 90% व्यापारी छोटे व्यापारी है, जो एकल व्यापारी है, जो खुद ही सेल्समैनशिप करते हैं, अकाउंट्स का काम भी खुद देखते हैं और माल बनाना, परचेजिंग करना, सारा काम वो देखते हैं। तो ये चीज़ों के लिए हमें मौका चाहिए था, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उस टाइम में एक तरफा जो निर्णय वहाँ पे फाइनल करके आ गए, हमने वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया है। तो ये वजह से कपड़ा व्यापारियों को कई तकलीफ है। आज भी सरलीकरण पे हमें आज भी कई समस्या है। आज भी हमारा एक आध रिटर्न है ITC 04 है, जो लागू होते हुए भी लागू नहीं है। अगर वो रिटर्न लागू होता है तो मैं कहता हूँ सूरत के छोटे कपड़ा व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आज सूरत जो मंडी है वैल्यू एडिशन पे डिफेंडेड है। आज वैल्यू एडिशन का जो टच है उस पर डिफेंडेड है। तो कोई भी सूट है या साड़ी है, कोई 8 हाथ से या 10 हाथ से या 20 जगह से वो गुजरता है, तो हर चीज़ का वो फॉर्म में सबमिट करना, कई जगह गलती हो गई या कई भी वह जॉब वर्कर ने अगर GST नहीं भरा है तो वो GST फिर से व्यापारी को भरनी आएगी 6 महीने के बाद में, विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी। तो कई ऐसे समस्याएं हैं जो आज भी बाकी है हमारे यहाँ पे। क्या रघुनाथ जी, जो मार्केट में धारा धोरण का जो मामला पिछले कई दिनों से उठ रहा है, क्या धारा धोरण को लेकर आपकी फोस्टा ने कभी आवाज़ उठाई? देखिए, धारा धोरण के लिए फोस्टा ने आवाज़ उठाई है, बार बार ये व्यापारी को बोलते हैं, लेकिन धारा धोरण एक ऐसी चीज़ है, जैसे बीच में आपने देखा जाए तो प्रोसेस हाउस ने एक तरफा फरमान जारी कर दिया कि हमारी आज से मतलब ये तारीख से 5% डेट बढ़ेगी या 10% डेट बढ़ेगी। तो ये तुगलकी जो फरमान है वो कोई भी संस्था नहीं कर सकती। क्या पेमेंट को जो पेमेंट का जो है वही 30 दिन में पेमेंट होना चाहिए, 60 दिन में जो लास्ट ब्याज के साथ में पेमेंट आना चाहिए, कि जो बाहर की मंडियों के लिए जो मार्केट में किसी संस्था ने ये देखिए कोई भी संस्था के लिए आपकी क्या है? देखिए कोई भी संस्था धारा धोरण नहीं कर सकती। व्यापारी का अगर माल में दम है, व्यापारी के प्रोडक्ट में दम है, व्यापारी के माल की क्वालिटी में दम है, प्रिंट आज के हिसाब के हैं। जैसे अभी दीपावली सीजन है तो दीपावली के हिसाब से प्रिंट बनाना पड़ेगा। दीपावली पे कोई भी चीज़ क्या बिक रही है, कौन सा आइटम बिक रहा है, तो उस पर डिपेंड होगा। और जिस आदमी का मार्केट पे पकड़ है तो वो अपना धारा खुद बनाता है, मेरा 15 दिन का धारा या मेरा 30 दिन का धारा, और व्यापारी को माल लेना है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास डेड स्टॉक पड़ा है, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोसेस हाउस में जो प्रोसेस है वो कमज़ोर है, ये आपकी जो डिज़ाइन है वो आउट हो गई है, फिर आप व्यापारी को फोर्स करके उस माल को बेचते हो और फिर आप संस्था से ये उम्मीद करते हो कि मेरा पेमेंट 30 दिन में चाहिए, तो वो पैसा नहीं आएगा। तो धारा धोरण एक ऐसी चीज़ है, व्यापारी को स्वतः आगे आना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा और व्यापारी को बोलना पड़ेगा कि ये मेरा धारा है, आपको ये कमिटमेंट में अगर माल चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो फिर मत लीजिए। कौन धारा नक्की कौन? धारा तो जो माल मार्केट में जो भी व्यापारी संस्थाएं होती है या ट्रेडर्स होते हैं या एजेंट होते हैं, वो लोग ये कहते हैं साहब इस धारे में हमारा कपड़ा आएगा, आपको देना है या लेना है। लेकिन धारा तो बनना जरूरी होता है ना। देखिए ट्रेडर्स की जो संस्था होती है उसी को तो ये नक्की करना होता है। देखिए मैं आज भी बोल रहा हूँ, धारा कहाँ होगा, दुकान का मालिक कौन है, दुकानदार है, वो अपना धारा नक्की करेगा। ठीक है, सूरत मंडी के लिए बीच में ये पोजीशन थी कि 60 दिन पेमेंट आ गए, 120 दिन हो गए, कई मंडियां हैं जो 200 दिन नहीं देती है, 365 दिन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? या तो आपके माल में कोई कमजोरी है तभी वो नहीं दे पाती। आज भी ऐसे व्यापारी सूरत में बैठे हैं, वो 30 दिन से 31वें दिन भी पेमेंट नहीं लेते हैं। तो धारा धोरण व्यापारी को करना पड़ेगा। क्या ये धारा धोरण के लिए आपकी संस्थाएं आगे आएगी? क्या इसके लिए करना आपकी संस्था कुछ करेगी कि हाँ एक सिस्टम से एक कपड़ा मार्केट के लिए या जो बाहर की मंडियां हैं उनके लिए एक फिक्स एक धारा धोरण बने, जिससे व्यापारी जो छोटे तबके के जो व्यापारी है उनको राहत मिले, इनके सिस्टम सेट हो? देखिए एक बात बताऊँ, अगर आप ये बोलते हैं, आज मैं हमारी संस्था फोस्टा है, मैं उससे धारा अगर नक्की कर देता हूँ कि 30 डेज के अंदर व्यापार वैसा आने चाहिए, 31वें दिन हम काम नहीं करेंगे और कोई भी व्यापारी अगर 31वें दिन पेमेंट नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत फोस्टा में कीजिए, क्या लागू हो जाएगा?
ऐसे ऐसे बीमारी हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि व्यापारी का माल कैसा है, क्या तकलीफ है, कब पहुंचा, मतलब अगर उसकी सीजन के बाद पहुंचा है, कई बार बाहर की मंडियों में बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वो माल कहाँ पड़े। जैसे कोरोना के अंदर शादी ब्याह का जो माल गया, तो शादी ब्याह तो निकल गए, तो वो व्यापारी का पैसा भी नहीं आया और माल नहीं बिका। तो जैसे ही उसको बोलेंगे 30 दिन के अंदर पैसा चाहिए, वो कहाँ से पैसा देगा, वो सीधा माल आपको वापिस कर देगा। तो धारा धोरण के अंदर अगर कोई संस्था अपना फड़फड़िया निकाल देगी और उस फड़फड़िया पे अगर अमल हो जाएगा, मैं नहीं मानता इस चीज को। ये व्यापारी को स्वतः अच्छा रंगना जी, फड़फड़िया क्या चीज है? फड़फड़िया मतलब लेटर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किसी एक संस्था ने 30 दिन में हम पैसा लेंगे, उसके बाद में हम 18% के हिसाब से ब्याज देंगे। मैं कहता हूँ आज 6 महीने बाद देख लेना, वही संस्था बोलेगी हमारा पैसा है 60 दिन में दीजिए, 70 दिन में दीजिए। देखिए आपको क्वालिटी बनानी पड़ेगी, फैशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा और सीजनल हिसाब से बनाना पड़ेगा, जो त्यौहार है त्यौहार के हिसाब से बनाना पड़ेगा और डिलीवरी तय समय पे देनी पड़ेगी, तो ही धारा धोरण आपका सक्सेस जाएगा। आज प्रोसेस हाउस वाला अगर कोई धारा धोरण करता है कि इतना टका हम बढ़ाते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी संस्था का विरोध करते हैं, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा विरोध एजेंट भी करेगा, हमारा विरोध व्यापारी भी करेगा, व्यापारी माल भी नहीं लेगा। ये आपसी समन्वय है। व्यापारी हमारे लिए भगवान है, हम उससे ये बोलेंगे हमारा ये धारा है, इस धारे में आपको देना है, और हम हमारा सील सिक्का लगा देंगे। व्यापारी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद अगर वो पैसा नहीं देता है तब संस्था का दायित्व बनता है उसमें इंटरफेयर करने का, लेकिन संस्था धारा धोरण थोप नहीं सकती। क्या फोस्टा ने ऐसा कोई एक काम बताओ कि आपकी एक, क्योंकि फोस्टा ने कोई ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा वर्क किया? फोस्टा ने क्या नहीं किया बताओ आप। शुरुआत में आप देखिए जीएसटी आंदोलन की तरह फोस्टा ने क्या नहीं किया। आप अभी देख लिए कोरोना काल में जून में मार्केट नहीं खुलते, उपलब्धियां क्या ये जून में ट्रेडर्स के लिए आपने ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जून में हमने मार्केट खोले कि मार्केट खुलते भी नहीं, आज सारे मार्केट खुले, मार्केट लय में आए। आज ये दीपावली की सीजन जो हम सोच नहीं रहे थे 15%, वो हमने आज 60% हमने कवर कर लिया ड्यू टू फोस्टा की वजह से। पहले लिम्बाई जोन खुला है, फिर साउथ जोन खुला है, और उससे पहले सारोली खुल गया था। सारोली में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था फोस्टा ने। रही बात फोस्टा के इम्पैक्ट फी का मुद्दा आया, व्यापारियों को पन्ने आ गए, 1 लाख भरना, किसी को 2 लाख भरना, किसी को 5 लाख भरना। 20 साल पहले जो मार्केट बने, 25 साल पहले जो मार्केट बने, उस टाइम बिल्डरों ने अगर पार्किंग की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी, और आज उसके बाद में अगर सरकार बोलती है कि इतना आपको पैसा भरना पड़ेगा ये पार्किंग फी के बदले आपको इम्पैक्ट में, तो हमने उसका विरोध किया। हम गांधीनगर गए, पहले हमने यहाँ पे एसएमसी के स्तर पे गए, हम गांधीनगर गए, उसके बाद हमने ये फरमान, उसका वो फरमान है वो वापस दिया। व्यापारियों को फायदा हुआ क्योंकि बिल्डर तो अपना कमा के निकल गया, और वर्तमान में जो व्यापारी ने वो दुकानें ली है उसको क्या फायदा हुआ उसको अगर आप भरना निकालते हैं तो उस टाइम एसएमसी को देखना चाहिए कि यहाँ पार्किंग है या नहीं है। फायर सेफ्टी का मुद्दा है। आज मोटी बेगमवाड़ी है, मोटी बेगमवाड़ी के लिए है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मार्केट बने हैं, वहाँ पे अगर उनको बोलते हैं कि आप बेसमेंट में पानी की टंकी बनाइए, वहाँ जगह ही नहीं है, तो उसके लिए भी हमने फाइट की। रही बात कोई भी समस्या आती है तो फोस्टा का काम होता है, क्योंकि ये व्यापारी मार्केट एसोसिएशन की संस्था है, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है फोस्टा का काम होता है सरकार से रजूआत करने का, चाहे वित्त मंत्रालय में कीजिए, चाहे गांधीनगर करना है या यहाँ के स्तर पे करना है, तो फोस्टा अपना काम करती है। जो उपलब्धि आप गिना रहे हैं मार्केट की, जो अन्य संस्थाएं 2-3 संस्थाएं वो भी यही उपलब्धि गिनाती है, तो काम ट्रेडर्स के लिए फोस्टा ने किया या अन्य संस्था ने किया? अन्य संस्था कब आई? जून में कितने दिन हुए? वो संस्थाओं के डायरेक्टर कौन है? आज भी फोस्टा के डायरेक्टर है, उनके पास लिमिटेड व्यापारी है। आज मैं अगर फोस्टा से नाराज हो गया और मैं अलग जाके मैं 100 व्यापारियों को साथ में लेके एक संस्था बना लूंगा, तो क्या मैं संस्था हो गया? क्यों? फोस्टा आज भी फोस्टा का वर्चस्व देखिए, आज भी फोस्टा के अंदर 180 मार्केट है, वो आते हैं, फोस्टा जो निर्णय लेती है वो मार्केट वाले मानते हैं उनके निर्णय को, और जो बाकी की चंद संस्थाएं बन के आई है, तो पहले तो उनको पूछिए कि आपके रूल्स रेगुलेशन क्या है। आप आज भी फोस्टा के डायरेक्टर बने हुए हो, क्यों फोस्टा के डायरेक्टर होने के बाद में क्यों जरूरत पड़ी दूसरी संस्थाएं बनाने? आज रंगना साइड है, क्यों परमानेंट प्रेसिडेंट बनना चाहेगा तो फिर फोस्टा क्या करेगी? उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी कि भाई आपका ठेका नहीं ले रखा है, और फिर रंगना साइड जाके बाहर पे अपनी अलग संस्था बना लेगा, तो ये कोई बात नहीं। एक सवाल मेरा है जो फोस्टा को लेके, अगर आप जवाब देना चाहें तो आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम रिलैक्स हैं? बिल्कुल, आप पूछिए ना। मैं फोस्टा का अंतिम चुनाव कब हुआ जो है? फोस्टा का अंतिम चुनाव लगभग 2012 में हुआ। तो इन 8 सालों के दौरान फोस्टा का चुनाव क्यों नहीं हो पाया जो है, क्यों नहीं हो सका या कराया नहीं गया जो? यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपके यहाँ पे जो आप अन्य संस्थाओं को आपने अभी बुलाया, आपने
ये सवाल आपको भी उनसे क्यों नहीं पूछा? क्यों वो परमानेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के बैठ गए? कपड़ा जो भी नया मार्केट संस्था बनती है क्यों वो परमानेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के बैठती है? क्या उनसे नहीं पूछ सकते? क्या उनको पद का लालच है? फोस्टा में भी वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के जा चुके हैं, तो फिर वो फोस्टा में वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बना रहूं, तो ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, वर्तमान में जो फोस्टा का प्रेसिडेंट है बहुत ही लिबरल है, जो फोस्टा का महासचिव है आज अच्छा कार्य कर रहा है। आज ये पूरे कोरोना काल के पीरियड के अंदर फोस्टा ने काम किया है, न कि अन्य संस्थाएं को आगे आई है। अब अन्य संस्थाएं अब वो घिसे पीटे मुद्दे हुई है, जैसे हमारे में बोलते हैं स्ट्रीट लाइट बनानी, सीमेंटेड रोड बनानी। ये हम कब से हमारी डिमांड है कि बाहर गांव से जो भी व्यापारी आता है सूरत सिटी को देखता है, अगर रिंग रोड को देखता है तो वो क्या बोलता है, यार सूरत क्या है। आज वही पोस्ट एरिया में जाता है तो सूरत की रौनक अलग ही लगती है, जैसे सिंगापुर लगता है, रात हो जाता है। लेकिन रिंग रोड की काया पलट हम बार बार प्रशासन से करते आ रहे कि रिंग रोड के लिए कुछ कीजिए। हमने बीच में काफ़ी अभियान भी चलाए, लेकिन हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम हमारे हिसाब से एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बतौर फोस्ता के आजीवन सदस्य आप कपड़ा बाजार में किन किन समस्याओं को पाते हैं और प्रशासन शासन से उन समस्याओं की निजात की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, प्रशासन के हिसाब से हमें ये चाहते हैं कि जैसे हमने बीच में बोला कि जो भी रिंग रोड हमारा है वो एक लिमिटेड दायरे में है। वो रिंग रोड पे सड़कें ऐसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सीमेंटेड जहाँ हो सकती है रोड पास है वो सीमेंटेड रोड होनी चाहिए, दोनों तरफ LED वो होनी चाहिए, फुटपाथ है जिन पे आज कब्जा हो रखा है उनको मुक्त होना चाहिए, व्यापारी इजी आ सके, माल इजी आ सके, माल इजी जा सके। रही बात फायर सेफ्टी की, आप बात करते हैं तो फायर सेफ्टी के संसाधन हैं, उनको प्रशिक्षित करना वगैरह ये सरकार का काम है। और बाहर से जो भी व्यापारी है तो उनको कोई तरह की असुविधा न हो, वो होनी चाहिए। रही बात टैक्सेशन में कभी कोई तकलीफ आती है तो बार बार सेमिनार होने चाहिए। और आज अगर कोई व्यापारी जो डोमेस्टिक काम कर रहा है, अगर उसको एक्सपोर्ट का काम करना है तो उसके लिए भी ऐसे मंत्रालय को यहाँ पे ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि उसको वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको वो टाइम मिले और वो कोई ऐसी जगह है कि वो व्यापार कर सके। तो कई चीज़ें हैं कि व्यापार कैसे बढ़ाना है, वो सरकार का थोड़ा सहयोग इसमें चाहिए। क्या रघुनाथ जी, जो आज सूरत को स्मार्ट सिटी के दूसरे नंबर का दर्जा मिला, तो कपड़ा मार्केट में आप देख रहे हो कि सूरत कुछ स्मार्ट सिटी जैसा? देखिए, रिंग रोड की पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पे प्रतिदिन लाखों आदमी का आना जाना रहता है। चाहे वहाँ पे माल, ग्रेप माल भी आता है, फिनिश माल भी आता है, वैल्यूडेशन के माल वापस जाता है, वैल्यूडेशन से वापस आता है, उसमें मॉडलिंग वाले भी आते हैं, मतलब कई तरह के व्यापारी भी आते हैं, छोटे व्यापारी भी आते हैं, रिटेल व्यापारी भी आते हैं, तो अनेक लोग आते हैं। उसमें कटिंग पैकिंग वाले जो काम करने वाले वो लेबर भी आती है, जो मार्केट के दुकानदार है उनकी भी लेबर आती है, वो खुद आते हैं। तो ऐसी पोजीशन है कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर पूरा रिंग रोड है जिसमें लगभग 150 मार्केट आ गए और सारोली में लगभग अभी 30-35 मार्केट है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब लेबर आती है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी की अगर बात करनी जावे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन यहाँ की सीमेंटेड रोडें अगर हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह ये हो जाती है, यहाँ ग्रीनरी हो जाती है, जो क्यारियाँ बनी हुई है जैसे आपने बीच में बताया सालासर मार्ग में, वहाँ पे ग्रीनरी होती है, तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी बनने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर आप रिंग रोड एरिया को भी नहीं, VIP रोड की रौनक, VIP रोड यदि बंदा जाता है तो उसको लगता है कि मैं VIP रोड पे घूम रहा हूँ। क्या कपड़ा मार्केट सबसे ज़्यादा यदि SMC को कोई टैक्स देता है तो रिंग रोड का सूरत मार्केट देता है? क्या सूरत मार्केट के अंदर कभी ये रौनक नहीं हुई? देखिए, सूरत कपड़ा क्या बाजार इतने सालों से पोस्टा एक मुख्य संस्था, कपड़ा मार्केट की मुख्य संस्था है और इतने मार्केट को आप प्रेजेंट करते हो किसी एक के आगे, तो क्या आपकी ये मांग कभी उठी नहीं? ये मांग कैसे उठेगी आप बताइए मेरे को। आप VIP से तुलना रिंग रोड की कैसे करोगे? आप बेगमवाड़ी के भी गए हैं, बेगमवाड़ी में देखा है कि दोनों साइड मार्केट बने हैं और बीच में कितनी जगह है, एकदम संकरी जगह है। क्यों आज तक वहाँ पर सीमेंट की रोडें नहीं बनी? क्यों? क्या सीमेंट की रोड नहीं बन सकती थी वहाँ पर? क्या वहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लग सकती थी? क्या वहाँ CCTV कैमरे नहीं लग सकते? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने ये आवाज उठाई? एक बार नहीं। आप फोस्टा के अगर ऑफिस में आओ, मैं आपको हम लेटर बताएंगे कितनी बार हम गए हैं, तो यहाँ SMC में भी गए हैं, लेकिन कई बार हमारी बात दब जाती है। हमारे अभी हमने हाल ही में हमारी डिमांड रखी थी, हमने इकोनॉमिक प्रोटेक्शन सेल की बात की थी, जो गांधीनगर में जिस वक्त आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी, हम वहाँ से पास करवा के आ गए। और यहाँ पे आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के बाद मैन पावर नहीं होने की वजह से वो अमलीकरण नहीं हुआ। आपने हर बार अपनी लेटर पेड में दिया या आप पोस्टा के हिसाब से आपने लेटर दिए, रजुआत भी की है, कम से कम रजुआत है, मैं खुद गया हूँ 8-10 बार। तो आपने रजुआत की, क्यों?
आज तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, क्यों सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, क्यों वहां पर सबसे ज्यादा यदि चोरी के किस्से होते हैं, पॉकेटमारी के किस्से होते हैं, तो सबसे ज्यादा यदि रिंग रोड पर होते तो वो मोटी बेगमवाड़ी के अंदर होते। ये प्रश्न क्या ये प्रश्न आपको एसएमसी से करना चाहिए, नहीं, प्रशासन से करना आज चाहिए। आज हम आज हमारी आप मार्केट के- डिमांड आज हम मार्केट हमारी के डिमांड है, एक अग्रणी संस्था के एक हाँ मेरे बात प्रवक्ता सुनिए, है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हम हमारी डिमांड बार बार करते आ रहे हैं, कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और और रजूआत करने के बाद में ये नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो हमारे हाथ में सत्ता तो है नहीं कि हमने डंडा घुमाया काम हो गया, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है रजूआत करना, लेटर देना, रिक्वेस्ट करना, हमारे हाथ में है। वो सत्ता का काम है, जो सत्ता में है उनका काम है। हमने अभी क्या बोला, अभी सूरत पुलिस चौकी है, टेक्सटाइल मार्केट पुलिस चौकी, वैसे ही बेगमवाड़ी में पुलिस चौकी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे एक पुलिस चौकी हो जाती है, मैं आज भी बोलता हूँ, वहाँ पे जो घेरे डाल के जो कई बैठे रहते हैं असामाजिक तत्व है वहाँ, क्योंकि लेडीज़ मार्केट ज़्यादा है, लेडीज़ आती है वहाँ पे परचेजिंग करने के लिए, पर्स चोरी होना, छेड़खानी की घटनाएं होना, गैदरिंग होना, वहाँ पे असामाजिक तत्व बैठे रहना, ये बार बार हम डिमांड करें, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उनको हटा नहीं सकते। तो हम पुलिस के पास जाएंगे, एसएमसी के पास जाएंगे, हम 2 जगह जा सकते हैं। बाकी काम करना उनका काम है। 2 दिन समस्या सोल्व होती है, फिर वापस वही पोजीशन आ जाती है। तो वहाँ का हमने 1 वे का भी बोला कि आप एक काम कीजिए, ट्रैफिक का 1 वे सिस्टम कर दीजिए, जो फिलहाल उन्होंने अमल किया। नए कोई भी पुलिस अधिकारी आते हैं, पोस्टा हो या कोई भी संस्था हो, सबसे पहला यदि सवाल होता है तो यही होता है कि साहब 1 वे करो, हमारे को ये मोटी बेगमवाड़ी की जो ट्रैफिक की समस्या है इससे निजात दिलाओ। हर साल पिछले कई सालों से आ रहा है, क्या इसका निवारण पोस्टा के पास नहीं है? फोस्टा, फिर मैं वही, आप जो निवारण जिनके पास है, ये तो सवाल आपको पोस्टा का काम आज है। मार्केट आज पिछले जो बेगमवाड़ी की गली के 25 मार्केट है वो आपकी संस्था पोस्टा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनकी सुनेगा कौन? पोस्टा ही सुनेगी। बिल्कुल, पोस्टा ही आगे बात करेगी। अरे फोस्टा सुनती है, फोस्टा उनको साथ में भी लेके जाती है बेगमवाड़ी के अग्रणियों को। तो क्यों एक बार नहीं 25 बार हमने मीटिंग की है, लेकिन आखिर ये काम हमारा नहीं है, काम प्रशासन का है। हम प्रशासन को ये बता सकते हैं, हमारे को ये तकलीफ है, रिंग रोड की ये सालासर मार्ग में ये तकलीफ है, और मोटी बेगमवाड़ी में ये तकलीफ है। बाकी काम तो करना वो प्रशासन अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास में मोटी बेगमवाड़ी के लोग आए कि साहब जो सालासर गेट के वहाँ पर ग्रीनरी लग सकती है, तो क्या हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं लग सकती? नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह मैं बताऊं, सालासर मार्ग का जो भी रोड है वो थोड़ा मोटी बेगमवाड़ी से मेरे वो ये नहीं चाहते कि पोस्टा वहाँ ग्रीनरी लगा सकती है। नहीं कहने से आज अभी कुछ लगा नहीं है, अभी कुछ लगा नहीं है। प्लानिंग तो ये प्लानिंग आती है, हर बार आती है, कई सालों से आती है। स्ट्रीट लाइटें लग सकती है, ये डिमांड बन सकती है, तो क्या देखो, डिमांड करना हमारा काम है। कोई भी प्रॉब्लम है वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखना हमारा काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है वो फोस्टा के हाथ में नहीं है। लोग ये कहते हैं कि फोस्टा उदासीनता नहीं, ऐसे तो देखो, पीछे कोई भी कुछ भी बोले उसके में, जैसे आज कोई भी है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ मुंबई का। एक समय था दाऊद इब्राहिमी का नाम लेते थे कि इसमें किसका हाथ है, कि दाऊद इब्राहिमी का हाथ है। कोई भी चीज़ होती, नींद में भी किसी नेता को उठ के पूछे कि कुछ हुआ तो बोले दाऊद इब्राहिमी का हाथ है। तो किसी बहुत बड़ी संस्था होती है तो उसके पीछे 10% आदमी, 15% आदमी ऐसे भी होती है जिनको ऐसा लगता है कि हमें फोस्टा में प्रभुत्व नहीं मिल रहा है, तो वो कोई बात करेंगे, तो ये तो बात जाहिर है। सूरत फोस्टा को जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं बतौर प्रवक्ता, बतौर आजीवन सदस्य, तो सूरत कपड़ा बाजार के 70,000 व्यापारी आपसे ये पूछ रहे हैं कि फोस्टा का चुनाव कब होगा? देखिए, ये प्रश्न मैं आपसे कर सकता हूँ। अभी आप बोले कि 1-2 संस्थाएं और आई है, वो संस्थाओं में आपने उनसे कभी सवाल किया? ये किया ना? नहीं किया सवाल। वो संस्थाओं के प्रेसिडेंट परमानेंट है। किया सवाल 2 साल अभी जो है ना, उनका जो चुनाव जो होने वाला है, अभी जो उनका 3 साल का जो SGTTA है उसका 3 साल में नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। एजीएम हो गया, उसके इलेक्शन अभी होने वाले हैं, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। अभी आपने बोला टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड, अभी आप इसमें बोले टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड है, ये है संस्था भी आप बता रहे हैं, और भी है टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड। तो वहाँ पे नहीं, अभी एक जिम्मेदार संस्था है, सरकार के सामने फोस्टा का लेटर पैड जाता है तो उसके ऊपर रिएक्शन होता है। ठीक है, टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड की लेटर पैड से जाता है, उसका रिएक्शन। अभी आपने किस संस्था का नाम लिया? SGTTA के इलेक्शन होने वाले हैं। कितने साल हो गए उनको संस्था में? 2 साल हुए, इलेक्शन 2 साल पहले वापिस हुआ। संस्था कब से बनी? भाई साहब 3 साल तो हो ही उस संस्था को बने हुए।
अब रहने दीजिए, ये 3 ज्यादा साल हुए उस मत संस्था को, करवाइए। ये इलेक्शन अभी जो भी संस्थाएं बन रही है वो परमानेंट क्यों वो कारण फोस्टा के वो प्रेसिडेंट उदासीनता के है, कारण, क्यों वो फोस्टा फोस्टा की के उदासीनता प्रेसिडेंट? के कारण देखिए हुए। मेरी बात सुनिए, मैं न फोस्टा का पदाधिकारी हूँ न प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ जो भी फोस्टा से निकल के अलग संस्थाएं बनाई है वो परमानेंट वहाँ बने हुए हैं और परमानेंट रहेंगे। और दूसरी बात मेरी बात सुनिए, अगर वो वहाँ प्रमुख थे तो क्यों नहीं करवा सके? वो क्यों नहीं करवा सके? उससे पहले जो थे वो क्यों नहीं करवा सके? उससे पहले जो थे वो क्यों नहीं करवा सके? हम तो उस टाइम पोस्टा में उस टाइम भी हमारे पास कोई पद नहीं था, चलो और आप आज भी इलेक्शन कोई पद नहीं है। मेरी बात सुनो, चलो आज भी आप कोई पद इलेक्शन नहीं। की बात करते हो, वो ट्रेडर्स की एक संस्था है और आपकी जो है 150 मार्केट को लेके चलने वाली एक संस्था है, ठीक है। 150 मार्केट आपके साथ में है। आप अपनी लेटर पेड में यदि कोई छुट्टी फाइनल करते हो तो उसके ऊपर फाइनल होता है कपड़ा मार के, हाँ इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। क्या अमल होता है? हाँ, आप अमल मानते हो? होता है। आप मानते तो हो? अमल होता है। आप मानते हो ना? अमल होता है। आप मानते हो ना? हाँ, अमल होता है। कि फोस्टा का कोई भी लेटर निकलता लेकिन है, अमल होता है ऑल तो ओवर इंडिया क्यों? अमल होता है, ऑल आज ओवर इंडिया अमल होता है। 150 मार्केट हाँ, के तो वो भी 150 मार्केट जो है उनके व्यापारी, उनके पदाधिकारी आपसे ये सवाल कर रहे हैं हमारे टीवी चैनल के माध्यम से कि फोस्टा के आखिर इलेक्शन कब तक होंगे? वो उदासीन क्यों है? क्योंकि आपका इलेक्शन नहीं हो रहा पिछले 8 साल से। सब इलेक्शन होगा, नहीं हो रहा। सब काम होगा, लेकिन लेकिन कब तक- उनको कब चाहिए तक पद, हमारे आज उनको हमारे चाहिए टीवी पद, चैनल के माध्यम से उनको आप ये पद बताएं कि चाहिए, कब तक इलेक्शन पद होंगे? चाहिए। या तो वो भेज देंगे, अपना इस्तीफा भेज देंगे। अगर इस्तीफा भेजने से समस्या सोल्व नहीं होती है, अगर आपको कुछ करना है, फोस्टा को अगर आगे बढ़ाना है, उसकी इज्जत रखना है, तो वो फोस्टा आज जो भी ये संस्था से निकले हैं, जो भी निकले, आज रंगनाथ साड़ो को कौन जानता है? कोई नहीं जानता था सूरत में। फोस्टा हमारी माँ है, फोस्टा की वजह से आज रंगनाथ साड़ो को जानते हैं। वैसे ही जो यहाँ पे प्रेसिडेंट या पास्ट प्रेसिडेंट है, जो अलग संस्थाएं बनाए, पहले सूरत में उनको कोई नहीं जानता था, आज वो फोस्टा से जुड़े, इसके लिए फोस्टा उनको लोग जानते हैं कि फोस्टा के पूर्व प्रेसिडेंट है। अगर वो फोस्टा को अगर बदनाम करते हैं, मैं कहता हूँ ये गलत बात है। 2 मिनट, अभी एक सुरक्षा कमेटी बनी, एक कमेटी पिछले कुछ दिन पहले एक कमेटी का गठन हुआ, एक कमेटी का, क्या उसके अंदर फोस्टा का कोई नेतृत्व करने वाला कोई बंदा उसके अंदर है? क्यों जाएंगे हम? क्यों फोस्टा की टीम अलग क्यों से उसके बनी अंदर हुई है। आपको नहीं बुलाया? फोस्टा की टीम, आप बोल रहे हो क्यों एक नहीं बात बुलाया? बताऊंगा आपको, हाँ। ऐसे तो अभी मैं जाके अलग से एक संगठन बना लेता हूँ, लेकिन और मैं कई कमेटियां बनूंगा, मैं कमेटियां बनूंगा उसमें। नगर पालिका की कमेटी है ना सुरक्षा। एक बात बताऊं, जो पहुंच हाँ। जो बात सुनती है, हाँ। नगर पालिका आज भी फोस्टा की सुनती है। आज कोई भी दूसरा संगठन बन के जाता है, चाहे उसके पास 100 व्यापारी है या 50 व्यापारी है, लेकिन पूरे सुनिए मेरी पूरी संस्थाओं बात के सुनिए, लोग हैं वो ना पूरी बात सुनिए। जब हम मिलने जाते हैं तो हमें वो क्या बोलते हैं कि अन्य कोई संस्थाएं आई है, आप उनको थोड़ा सम्मिलित कर लीजिए, आप तो बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है। तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं, हम मार्केट एसोसिएशन की संस्था है, वो चंद हम हमारे पास समूह नहीं है, हमारे पास जो समूह है वो पूरा है। आज भी उन संस्थाओं के मार्केट फोस्टा के अंडर में आते हैं, उनके पास दूसरी मार्केट नहीं आती। क्यों कमेटी के लोगों का आपको क्यों नहीं जोड़ा? फोस्टा को क्यों नहीं बुलाया उस मीटिंग में? आप डूंगर जी एक मिनट, नहीं हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। कल की बात बताऊं, एसएमसी की मीटिंग थी ना, फोस्टा सूरत नगर पालिका की मीटिंग थी और मार्केटों को लेकर थी। एक बात बताऊं, मीटिंग तो कोई भी एसोसिएशन कर सकती है मार्केट की, हम अशोक अटावर की करते हैं, अलग से जाके करते लेकिन हैं। लेकिन उसमें 50 उस मार्केटों के लिए मीटिंग थी ना। कितने मार्केट वाले उसमें गए, प्रेजेंट गए? कमेटी तो कैसे बन गई? कैसे बन गई? क्या उनको 160 मार्केट मानेंगे? उनको 180 मार्केट मानेंगे? ये गलत बात मत करो। तो उनको वो चंद 100 आदमी अगर चले जाए, जिसमें 10 आदमी जाके अगर वो कमेटी बना ली, आज भी आपने क्या बोला कि फोस्टा के लेटर पैड का जैसे ही एक कोई भी शब्द निकलता है, मैं वही बोल रहा हूं उनके साथ असल में आज मार्केट की कोई संस्था है तो फोस्टा है, तो क्यों इस कमेटी के अंदर आपको क्यों नहीं बुलाया? हमें इनकी कमेटी में नहीं रहना। फोस्टा अपनी कमेटी बनाएगी। कब बनाएगी बताओ? जब भी बना लेगी। आज कोरोना काल में किसने काम किया? ये मार्केट किसने खुलाए? आपको मालूम है? आपको जितना आपकी संस्था ने काम किया है उतनी दूसरी संस्थाओं ने, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो एक टीवी चैनल के माध्यम से कितने लोग कहते हैं? जो मार्केटिंग संस्था है, जो अग्रणी लोग है, वो सारे कह रहे हैं। जैसे आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, वैसे हमारे चैनल के माध्यम से और भी संस्थाओं के लोगों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। तो हम किसकी माने कि फोस्टा ने करवाया या दूसरी संस्थाओं ने करवाया? किसने करवाया? आपने देखा अप्रैल महीने में, मई महीने में स्पेशल हम जाते थे। फोस्टा का प्रेसिडेंट कोरोना में पॉजिटिव हुआ, हमारा ट्रेजरर है वो 2 बार पॉजिटिव हुआ, मैं खुद पॉजिटिव हुआ, फिर भी हम जाते थे। ये मार्केट खुलाने का जो प्रयास किया,
सरकार ने खुद बोला है, एसएमसी कमिश्नर श्री ने बोला है, कलेक्टर श्री ने बोला है, मेयर श्री ने बोला है, जितनी मेहनत की, नहीं तो आज ये मार्केट नहीं खुलता। यही बड़े व्यापारी, कई व्यापारी आप जाते हो, लोग ये टिप्पणियां करते हैं कि साहब फोटो सेशन के लिए और दूसरे दिन पेपर की हेडलाइन बनने के लिए लोग जाते हैं। देखिए, जिसको हेडलाइन बनना है वो कुछ भी बोले, हम किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते। कोई भी संस्था होगी उसमें 10% आदमी, 15% आदमी उनके नेगेटिव भी बात करेंगे, उनका मुंह हम नहीं पकड़ सकते। वो क्यों करेंगे उसकी रीजन में आप जानना नहीं चाहते। नहीं, मुझे इस स्टूडियो में उनके बारे में बताना, उनके बारे में बताना है। किसी को पद नहीं मिला तो हाँ पांडे जी बताइए। मैं सिंपल सा, कोई ज्यादा आक्रामकता नहीं अपनानी है। हाँ बताइए। एक प्रश्न ये है मेरे जहन में कि पिछले कुछ दिनों से एक जो चलन था फोस्ता का कि अधिकारियों को, ये अधिकारी डिप्यूट होते थे तो उनको बोर्ड रूम में किसी न किसी बोर्ड रूम बुला के उनका सम्मानित करते थे जो, तो पिछले काफ़ी दिनों से ये परंपरा बंद सा है, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, सम्मानित कैसे करते थे? कोई भी अधिकारी आता सम्मान समारोह रखते थे, उसको सम्मानित करते थे किसी बोर्ड रूम में बुला के। तो पिछले काफ़ी दिनों से जो परंपरा है फोस्ता का वो बंद सा है, नहीं हो रहा है। देखिए, जो पूर्व में प्रेसिडेंट थे वो अपने हिसाब से काम करते थे, वर्तमान में जो पदाधिकारी है अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई भी नया पदाधिकारी आता है तो हमारा एक शुभेच्छा मुलाकात है, हम उनके ऑफिस में जाके करते हैं, उनको हमारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनको हम कभी भी फील्ड में बुलाते। जैसे अभी ये अपना डाइवर्ट अपना बन रहा है, और ब्रिज बन रहा है जो रिंग रोड पे, तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिज अथॉरिटी है वो भी साथ में आई, ट्रैफिक पुलिस भी है वो भी साथ में आई, एसएमसी भी साथ में आई, और फोस्टा के सामने पूरी बात हुई कि आपको हम ब्रिज बनाएंगे, इसमें करीबन 2-2.5 साल लग जाएंगे, इससे रिंग रोड के व्यापारियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम अधिकारियों के रोड पे हम खड़े होते थे साथ में, नहीं कि हम रूम में बुला के उनका सम्मान करना। हम हमारी बात रखते थे कि अगर आप यहाँ पे अगर ये बनाएंगे आप ओवर ब्रिज, तो इससे हमारे रिंग रोड के व्यापारियों को तकलीफ होगी, जबकि आप ये तकलीफ मिटा रहे हैं सारोली साइड जाने के लिए, बॉम्बे मार्केट जाने के लिए या कड़ोदरा जाने के लिए वहाँ, लेकिन हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमने डिमांड रखी कि आप जे मार्केट से एक रैंप दीजिए, तो उन्होंने भी वापस स्टडी की, बड़ा सगा ओवर ब्रिज का उदाहरण दिया उन्होंने कि वहाँ भी हमने इतने बड़े ओवर ब्रिज पे एक ही रैंप दिया है, हम ये इसको नहीं दे सकते, इसको देने से तकलीफ आएगी। तो हमने हमारी समस्या रखी कि आप दोनों साइड अगर काम कर देंगे चालू, तो यहाँ के व्यापारी त्रस्त हो जाएंगे रिंग रोड के, फिर उनको मजबूर होकर सारोली जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं, हमने बोला पहले वन साइड काम कीजिए, एसटीएम की साइड से काम कीजिए, नेक्स्ट आप महालक्ष्मी जो सामने वाला मार्केट है उस साइड के साथ काम कीजिए। तो हम अधिकारियों को फील्ड में बुलाते हैं, हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में बुलाते हैं और फील्ड में खड़ा होकर काम करते हैं, न कि अपने बोर्ड रूम में बुला के गुणगान करना, वो हम पिछली बार जब नए पुलिस कमिश्नर आए थे उनका सम्मान फोस्टा ने किया था, ठीक है, क्यों इस बार जो नए पुलिस कमिश्नर आए उनका सम्मान आपने क्यों नहीं किया? देखो, ऐसे तो हजार आप प्रश्न खड़े कर दोगे, मालूम है कोरोना, लेकिन पिछली बार क्यों? कोरोना काल चल रहा है, इस बार भी कोरोना काल चल रहा है। नहीं, गलत बात कर रहे हो आप, भी नहीं आपका प्रश्न, मैं इस प्रश्न पे ऐतराज कर रहा हूँ। कोरोना काल है, हमारा फर्ज बनता है, हम कमिश्नर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुलाकात कर ली, कोई भी प्रॉब्लम होती है। अभी वर्तमान में फोस्टा अपनी वेबसाइट बनाने जा रही है, पुलिस की झंडी मिली है, हमें लीडर मिला है, पुलिस ने बोला इसको संभालने का काम आपका होगा, बड़े लार्ज स्केल पे, जिसमें सूरत के व्यापारी ही नहीं, देश के भी सारे व्यापारी जुड़ेंगे, जिसमें ग्रे के व्यूवर्स भी जुड़ेंगे, इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले भी जुड़ेंगे, इसमें दुकान जो किराए पे दिलाने वाले ब्रोकर जुड़ेंगे, माल भिजवाने वाले एजेंट भी जुड़ेंगे। कुल मिला के बड़ा स्केल पे है। हम हमारे काम में ध्यान रखते हैं, बुला के सम्मान करना, दिखावा करना, फोटो सेशन करवाना, ये काम नहीं है। तो किया था ना आपने, मैं बोलता हूँ पहले वाली परिपाटियां हम सब चेंज कर रहे हैं। जो पूर्व में जो प्रेसिडेंट क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हमें आपके प्रेसिडेंट ने किया था और आपने खुद ने किया था। आपने कोरोना काल में मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी का आपने खुद ने सम्मान किया था। कोरोना काल में तो हमने किसी का, मार्च के बाद तो हमने कोई भी फोस्टा के यहाँ पे बुला के किसी का सम्मान, रंगना जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जब हम हिदायत दे रहे गाँव को, साहब को आपने सम्मान नहीं किया था। रंगना जी, एक सवाल है, मैं उसको रिपीट करूंगा, आप चाहता हूँ कि सिर्फ 5 शब्दों में उसको जो है जवाब उसका दें। फोस्टा का चुनाव कब होगा? देखिए, खाली 5 शब्दों में, बस 5 शब्दों के नहीं, मतलब थोड़ा शब्द ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो तर्क नहीं तक तो देना ही पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप नहीं, आपका चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ और बिल्कुल बोल रहा हूँ। 70,000 व्यापारियों का सवाल है। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ
क्योंकि आपकी चैनल की भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जिन आपने संस्थाओं को हमने बुलाया, हिम्मत करी ना। जिन संस्थाओं को आपने बुलाया, आप या तो उनसे डरते हो नहीं, क्योंकि क्यों उनका डरते हैं? प्रभुत्व हम बड़ा क्यों है, डरते हैं? हम क्यों वो डरते हैं? प्रभुत्व है, उनका प्रभुत्व है। नहीं, तो ये ऐसा नहीं सवाल हो आप उनको करो कि हम उनसे सवाल किया। आपने जो प्रेसिडेंट बने हैं वो आप कब तक रहोगे, आपने ये सवाल करना चाहिए। हमने किया ना, हमने रही किया, बात, हमने किया, हमने नहीं, किया, मैंने लेकिन नहीं उन्होंने सुना। बोला कि फोस्टा को पूछो कि आपका इलेक्शन बस मैं कब बोलता होगा? हूँ, आप उनको पूछो। हमने यही मैं पूछा सवाल ना, कर रहा हूँ। हमने पूछा ना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप उनको पूछिए, फिर हमें क्यों अभी पूछिए? आपको वो नहीं, आपको चलिए। 70,000 व्यापारी पूछ नहीं रहे हैं नहीं कि कब इलेक्शन नहीं, होंगे। 70,000 चलिए, व्यापारी पूछेंगे, चलिए। 70,000 व्यापारी आज सब बोल देते। आज कोई भी व्यापारी, सब व्यापारी खुश है फोस्टा से, फोस्टा के काम से खुश है। आज भी सब व्यापारी, अभी वर्तमान में आपके सामने ही अभी फोन पे बात हुई, एक मार्केट का पदाधिकारी था, प्रेसिडेंट था, वो खुद बोला हम फोस्टा के काम से खुश है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो तो बोलते हैं जो नए नए संगठन बन के अभी प्रेसिडेंट बन रहे यदि हैं परमानेंट। 150 मार्केट के लोग खुश है तो आपको मार्केट की फीस क्यों नहीं आ रही है? फोस्टा को जो सदस्य शुल्क आती थी वो क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, आप किसी से मांगोगे तो आएगी। जब फोस्टा ने किसी से मांगा ही नहीं तो क्यों देंगे लोग? दे ही नहीं रहे ना। बात कर रहे हो यार, कैसी दे बात नहीं कर रहे रहे हो? ना। मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, जब से मैं फोस्टा में प्रवक्ता बना हूँ तब से हमने डिसीजन ले लिया, किसी भी मार्केट से कोई फीस लेने की जरूरत नहीं है। फंड इकट्ठा करके उसको खड़ा रखना, समस्या होगी, वो समस्या की जड़ आगे भी है। मैं आजीवन सदस्य बना, वो आज भी खड़ा है फोस्टा के लिए, एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि मैं परमानेंट सदस्य। आज 31 डायरेक्टर, एक हमारे डायरेक्टर हमारे बीच नहीं रहे, हमारे मित्र, तो हम 29 डायरेक्टर में एक वर्तमान में एक ही आजीवन सदस्य डायरेक्टर हूँ, जो भी फोस्टा के बीच में नाक में दम कर रखा था। लेकिन उन्होंने मेरी जो भी है मेरे को पहचाना, उन्होंने आज मुझे प्रवक्ता का जो दिया। ये आप मीडिया रंगनाथ जी, एक अंतिम सवाल है और मैं चाहता हूं कि अंतिम सवाल, और हमारे कपड़ा व्यापारियों, जो 70,000 कपड़ा व्यापारी हैं, इस चैनल के माध्यम से कपड़ा व्यापार के उत्थान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कपड़ा व्यापार के उत्थान के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सूरत के जो भी युवा उद्यमी हैं, आज सूरत में जो भी कपड़ा कारोबारी है, आज 70% व्यापारी है वो युवा है, और उनकी सोच बहुत ऊंची है। वो नए नए डेवलपमेंट करना, वैल्यू एडिशन का टच देना, आज जिस वजह से आज सूरत जाने लगे। एक टाइम सूरत में खाली साड़ी का कारोबार था, उसके बाद में सूट का कारोबार आया। आज फैब्रिक ऐसी आ रही है जो टोटल गारमेंट में यूज होती है, जो देश विदेश में हमारे फैब्रिक जाती है। वैल्यू एडिशन की बात करने जाओ तो आज मैं लहंगा की बात करता हूँ। पहले लहंगा सूरत का 2-4 या 5,000 की कीमत का आता था, तो हमें हेवी लहंगे के लिए लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता था। आज कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता वाले यहाँ से लहंगा मंगाते हैं और वो वहाँ पे बेचते हैं। आज लाख रुपए का भी लहंगा सूरत में बिकने लग गया। तो युवा उद्यमी हैं, उनको उनमें उद्यमशीलता है, और उनकी टेक्नोलॉजी को अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सूरत की मंडी को जो भी पहचान मिल रही है उन उद्यमियों की वजह से मिल रही है। और वो अगर हमारी संस्था में अगर आगे आके हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। उससे हमारे सूरत कपड़ा बाजार का जो नाम है वो बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी। अभी आपने जैसे गारमेंट हब की बात की, गारमेंट हब अगर आता है, मैं कहता हूँ जीएसटी से पहले जब हम जो कारोबार करते थे उससे भी मैं कहता हूँ 200% कारोबार एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंगनाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।